हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन और नॉट। इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन और नॉट। जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिएगा, यस और नो। जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिएगा, यस और नो। यस और नो, यस सर। ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना वैभव सर। तो देखिएगा, आज का सेशन होगा कुछ खास, क्योंकि हम बात करेंगे कुछ खास क्वेश्चंस की, जैसा कि हम रोज भी करते हैं। तो सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे हमारी डेली क्लासेस हो रही होती है, और इन क्लासेस के अंदर हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में जरूर देखे जा रहे होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम से लिए जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने न कभी देखे न कभी सुने, और फिर भी एग्जाम्स में देखे जाते हैं, तो उनको पहले इन सेशंस में देखते हैं। तो फटाफट तरीके से सेशन को शेयर और लाइक कीजिएगा, और जो भी यहाँ पर नए जो लोग जुड़ रहे हैं वो सभी सेशन को, जो चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि कब कहाँ क्या सेशंस हो रहा है वैभव सर का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, उससे पहले बताएं कि टेलीग्राम चैनल मेरा है जो है वो है वैभव सर सुपर कोचिंग। तो आपको इस सेशन का पीडीएफ जो होगा इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी लिंक है। तो डाउट डिस्कशन ग्रुप जो लिंक है उसमें आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई डाउट रह जाता है, या कोई भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, डाउट आता है, तो वहां डाउट को पोस्ट कीजिएगा। जो बच्चे हैं और मैं हूं, मिलकर के उस डाउट को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर उसका नाम दिया गया है वैभव सर सुपर कोचिंग, और ये है उसका लिंक। तो लिंक भी आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी आप लिंक दे सकते हैं। ठीक है, चलिएगा पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा, इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्रिटिकल सेक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को डिटरमाइन करने के लिए फॉर फुटिंग सपोर्टिंग अ कंक्रीट कॉलम इज लोकेटेड एट। तो देखो, बेंडिंग मूवमेंट के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन निकालते हैं वो कहां पर निकालते हैं? एट द फेस ऑफ द कॉलम हम चेक कर रहे होते हैं। कहां पर? एट द फेस ऑफ द कॉलम को हम उसको चेक कर रहे थे। लेकिन अगर टू वे शेयर आता है, या जिसको हम पंचिंग शेयर भी बोलते हैं, तो पंचिंग शेयर के केस में कहां होगा? dy2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम होगा। और सिंगल शेयर के केस में क्या होगा? या वन वे शेयर की बात करेंगे तो वन वे शेयर के केस में कहां पर होगा? वन वे शेयर के केस में जो निकल करके आएगा एट द डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम निकल करके आता है। डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम निकल के आता है। तो ये तीनों पैरामीटर जो है हमें यहां पर ध्यान रखने हैं, बट इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो दिया गया है वो रेशियो क्या दिया गया है, मैं लिख देता हूं, शायद बहुत छोटे वर्ड्स हैं, लिखेंगे नहीं। W1 बाई W2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 दिया गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन W1 बाई W2 दे दिया गया है इज इक्वल टू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर दे दिया गया है। तीसरे में W1 बाई W2 की बात करते हैं, और L2 बाई L1 का क्या दिया गया है? होल क्यू दे दिया गया। और चौथे में W1 बाई W2 की बात करेंगे इज इक्वल टू L2 बाई L1 की पावर 4 दे दिया गया है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बता दो को, जल्दी से बता दो फटाफट से। तो कोडल प्रोविजन बोलता है, क्या बोलता है भैया? लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पान की बात करते हैं। ठीक है, टू वे स्लैब। अब भैया टू वे स्लैब बोल दिया, तो टू वे स्लैब के लिए बताओ क्या होता है? टू वे स्लैब के लिए अगर हम आते हैं एल वाई बाई एल एक्स रेशियो क्या होता है? लेस देन 1:2 निकल करके आता है। कितना? लेस देन 2 होता है। यस और नो? फटाफट बताओ, यस और नो? होता है सर। अगर वन वे शेयर की बात करें तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकल करके आएगा। अगर हम बात करेंगे वन वे स्लैब तो कितना? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकल। बहुत बढ़िया सर, ये भी सही है। तो अगर मैं देखूं तो लोडिंग क्या है? सिंपली सपोर्टेड ऑन 4 एजेस पर हम बात करें, पूरा लोड था, तो पूरे एरिया पर लोड है। ये पूरे एरिया पर क्या है? लोड है। और वो लोड कितना है? W पर यूनिट एरिया है। पूरे एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, वो W पर यूनिट एरिया है। अब क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ लोड्स स्प्लिट इनटू W1 एंड W2। ये पूरा लोड जो है वो W1 और W2 के फॉर्म में हमने स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, अगर वो स्प्लिट कर दिया गया एक्टिंग ऑन अ स्ट्रिप पैरेलल टू द L2 एंड L1, तो W1 जो है वो पैरेलली L2 के पैरेलली वर्क कर रहा है, और W2 जो है वो L1 के पैरेलली वर्क कर रहा है। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? तो कोडल प्रोविजन कहता है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा W1 बाई W2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 की पावर 4 के अकॉर्डिंग निकल करके आता है। तो कैसे? W1 बाई W2 इज इक्वल टू L2 बाई L1 की पावर 4 के अकॉर्डिंग निकल करके आ रहा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर सही आंसर निकल करके आ जाएगा। बिल्कुल यार, फटाफट तरीके से आंसर देते चलो और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चलो, कोई बात नहीं है यार, हम क्वेश्चन कर प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात कीजिएगा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कीजिएगा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कीजिएगा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ मास दैट इज मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी है, सिस्टम ऑफ मास है, उसका टोटल मोमेंटम निकालना है, एंड इन एनी वन डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन दैट डायरेक्शन, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज। तो देखो, अगर हमने बात की तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मूविंग कंडीशन में है या कोई ऑब्जेक्ट अपने रुकी हुई रेस्ट की कंडीशन में, तो उसका कंडीशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है या नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्या बोला है, चेंज इन मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा या नहीं। और क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाया है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा था, डीपी की वैल्यू जीरो, डीपी की वैल्यू जीरो, तो डीपी इज इक्वल टू जीरो, डीपी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्या हो गया है, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, जीरो, मतलब किसी एक डायरेक्शन में मोमेंटम क्या है, प्रिजर्व है। तो या तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ, या यही जो लॉ आता है मोमेंटम कंजर्वेशन का, वो कहां से आता है, न्यूटन सेकंड लॉ से निकल करके आता है। कहां से, न्यूटन सेकंड लॉ से निकल के आता है। तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम बात करते हैं, यहां पर बोल सकते हैं। थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है एक्शन रिएक्शन, जितना भी एक्शंस दोगे उसका रिएक्शंस तुम्हें मिलने वाला है, जितना भी एक्शंस दोगे उसका रिएक्शन तुम्हें मिलने वाला है। तो इक्वल एंड अपोजिट, अगर हम कहें अगर एक फोर्स अप्लाइड किया है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा, तो ये थर्ड लॉ होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर काम करेगा नहीं। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। एनर्जी कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, सॉरी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो वो हमारी कंडीशन होता है, वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हम उसको बोल रहे होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा बेहतर आंसर होना चाहिए। बट कई जगह पर ऑप्शन नंबर ए दिया है, आप परेशान मत होना, ऑप्शन नंबर ए दिया है कई जगह पे, यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऐसा नहीं होगा, दूसरा होगा। ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम चेंज में उसमें कोई भी कंडीशन लेकर के नहीं चलते मोमेंटम चेंज की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बात की, थर्ड नंबर की बात की, फोर्थ नंबर का आंसर बोलिएगा क्या होगा, फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस फॉर अ कार पार्क्ड इन 45 डिग्री पार्किंग पैटर्न इज, 45 डिग्री कार पैटर्न को अगर हम पार्किंग करेंगे तो कौन सा यहां पर फॉर्मूला सही हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, कई लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा ना। देखो, जब भी हम 45 डिग्री में पार्क करते हैं तो ये कर्व लेंथ है, कर्व लेंथ से यहां पर एल लेंथ ऑफ कर्व है, ठीक है। तो जब मैं पार्किंग करूंगा तो इनिशियली कुछ स्पेस मुझे छोड़ना पड़ता है, और वो स्पेस जो छोड़ता हूं वो 2 मीटर का स्पेस यहां पर छोड़ दिया जाता है, कितना, 2 मीटर का स्पेस छोड़ दिया जाता है। अगर मैं बात करूं तो दो व्हीकल के बीच में जो स्पेसिंग निकल करके आती है वो कितनी आती है, दो व्हीकल के बीच में जो स्पेसिंग निकल के आती है वो कितना, लेटरल स्पेसिंग 3.6, मतलब 3.6 मीटर के स्पेस में एक व्हीकल पार्क हो रहा है। टोटल लेंथ एल है, तो हमने बात की नंबर ऑफ स्पेस कितना आएगा, एन इज इक्वल टू एल माइनस 2 अपॉन 3.6 निकल करके आ जाएगा, एन इज इक्वल टू एल माइनस 2 अपॉन 3.6 निकल के आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। अगर मैं पैरेलल पार्किंग की बात करूं तो पैरेलल पार्किंग के केस में कितना होगा, तो 0 डिग्री पार्किंग में कितना होगा, 0 डिग्री पार्किंग में होता है एल अपॉन कितना, जो हमारा स्पेस निकल करके आता है, स्पेस कितना होता है, हम बात करें 6.6 मीटर लेते हैं तो 6.6 मीटर यहां पर निकल के आएगा। 30 डिग्री का यहां पर हम बात करेंगे, 30 डिग्री का देखो, 30 डिग्री के लिए कितना होता है, 30 डिग्री के लिए होता है एल माइनस 0.85। अब जो स्पेस यहां पर निकल करके आएगा, वो स्पेस यहां पर निकल के आता है वो कितना होता है, वो हम बात करते हैं यहां पर 5.1 मीटर, हम आते हैं 5.1 मीटर निकल के आता है। 30 डिग्री में कितना, 5.1 मीटर होगा। 45 डिग्री का तुम्हें पता चल ही गया है, मतलब 0.85 वहां पर स्पेस छोड़ा जा रहा होता है, ठीक है। अगर हमने 45 का पता चल गया, 60 डिग्री का और बता दो सर, लगे हाथ, 60 डिग्री का और बता दो सर। तो अगर 60 डिग्री की बात की तो 60 डिग्री के लिए कितना निकल के आएगा, जल्दी बताओ फटाफट से,
जल्दी बता। तो L -2 अपॉन कितना 2.9 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए जो निकल करके आएगा वो हमारी विड्थ होती है 2.5 मीटर। तो हम बात करेंगे L अपॉन 2.5 मीटर निकल करके आएगा। कितना? L अपॉन 2.5 मीटर निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा यहां पर वैल्यू निकल के आती है डिफरेंट कंडीशन में। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है 30 डिग्री पार्किंग में जो विड्थ आएगा और 60 डिग्री पार्किंग में विड्थ आएगा उसका रेशियो बताइएगा। तो 30 डिग्री पार्किंग में जो विड्थ आता है वो कितना होता है? लगभग 4.9 मीटर। और 60 डिग्री में आता है वो कितना लगभग कितना होता है? 6 मीटर निकल करके आता है। तो उसका रेशियो आप निकालोगे लगभग 0.89 के आसपास निकल करके आ जाता है। कितना? अप्रोक्सीमेटली 0.89 के आसपास निकल करके आ जाता है। तो वो वैल्यू यहां पर आप पुट कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ हो टरबाइन का क्वेश्चन मिल गया सर। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से सेशन को फटाफट शेयर और लाइक कर दीजिएगा गाइस। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और मैं यहाँ डेली मिलने वाला हूँ सुबह 10 बजे आपको, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे, ठीक है। बट सुबह 10 बजे तो अभी मिलने ही वाला हूं, ठीक है। चलिएगा, इन फ्रांसिस टर्बाइन द वाटर, अगर फ्रांसिस टर्बाइन की बात करेंगे तो वाटर क्या होगा? अगर फ्रांसिस टर्बाइन का केस लिया तो जो वाटर होता है वो क्या होता है? फ्लो होता है आउट थ्रू अ क्लोज ड्राफ्ट ट्यूब। अगर हम बात करते हैं थ्रू अ ड्राफ्ट ट्यूब, यहां पर वाटर का फ्लो होकर आ रहा होता है। तो फ्लो थ्रू अ क्लोज ड्राफ्ट ट्यूब की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फ्लो आउट ओपनली, ओपनली फ्लो नहीं होता है किसके? फ्रांसिस टर्बाइन के केस में। ईदर फ्लोज आउट थ्रू अ ड्राफ्ट ट्यूब और ओपनली, नहीं, दोनों नहीं हो सकते। नीदर हम बात करते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार सारे ऑप्शन गो थ्रू कर लेना चाहिए। सारे ऑप्शंस क्या करना चाहिए? हमेशा गो थ्रू जरूर कर लेना चाहिए, गो थ्रू हमेशा जाना चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आंसर मिल जाता है वहां से, जो गलत होंगे वो तो आप हटा देंगे, फिर बचेगा सही वाला, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एलिमिनेशन राउंड खेल लोगे, है ना। चलिएगा, तो बताओ राइट आंसर बताओ यहां पर 6 नंबर के लिए। 6 नंबर के लिए क्या होगा भैया? देखो सबसे पहले क्या है, इनकरेक्ट निकालने का है। क्या निकालने का है? इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट निकालते तो क्या होगा? इनकरेक्ट निकालते हो तो सीपेज ड्रेन्स रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग। बिल्कुल सही बात है। अगर सीपेज ड्रेन्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेंगे तो वाटर लॉगिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, और वाटर लॉगिंग के चांसेस कम होंगे, सैलिनिटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, वाटर लॉगिंग मेक्स द लैंड मोर प्रोडक्टिव। गलत बात है। वाटर लॉगिंग के कारण सैलाइनिटी बढ़ सकती है, और सैलाइनिटी बढ़ जाएगी और हमारे एयर का सर्कुलेशन भी नहीं होगा रूट जोन में। रूट जोन में एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, एयर की रिक्वायरमेंट होती है, उनके कारण हम बात करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमस, ठीक है। तो वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए हम बात करते हैं ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करेगा ना कि बढ़ाएगा। नेक्स्ट, वाटर लॉगिंग इज कॉज ड्यू टू द ओवर इरिगेशन। बिल्कुल सही बात है, वाटर लॉगिंग ओवर इरिगेशन से होती है। सीपेज फ्रॉम द कैनाल, या एक्सेसिव रेनफॉल हो सकता है, एक्सेसिव इरिगेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सेसिव सीपेज फ्रॉम द कैनाल में कॉज द वाटर लॉगिंग। अगर एक्सेसिव सीपेज हो गया कैनाल से, ये भी क्या करेगा? वाटर लॉगिंग का कॉज होगा। बिल्कुल सही होगा। तो हमें क्या निकालना है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि हमारा क्या हुआ? इनकरेक्ट निकल करके आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसा सिमिलर क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक मैं आपको करवा चुका हूं, कुछ दिन पहले ही करवाया है। इवनिंग सेशन में करवाया था आपको, इवनिंग सेशन के अंदर करवाया था कुछ दिन पहले ही। इवनिंग में शाम को 7 बजे अपना सेशन होता है, ठीक है। चलो फटाफट बताओ। इफ अ shaft is simultaneously subjected to a torque T/2 and a bending moment of 2m, then the ratio of maximum bending stress to the maximum shear stress will be equal to the maximum bending stress और maximum shear stress का रेशियो। तो maximum बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ, तो ये कितना आएगा? m अपॉन आई बाई वाई निकल करके आएगा, और ये क्या होगा? t अपॉन कितना, हम बात करें जे वाई आर निकल करके आएगा, जे वाई आर। तो इसको रखेंगे हम, m की जगह क्या रखना है? 2m रख दिया, अपॉन आई बाई वाई। अगर देखो शाफ्ट है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो कितना होगा? पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 3। क्यों? आई की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 64 d4, और डी की पावर 4, और वाई की बात करें dy2 लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली टी की वैल्यू कितना लगाना है? ty2 लगाना है। टी की वैल्यू ty2 लगाओगे, ty2 लगाओगे तो कितना हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे पाई बाई 16 इंटू डी क्यू निकल करके आएगा। अब ये कैसे आया? जे की वैल्यू पाई बाई 32 d4,
और हम बात करें r की वैल्यू d/2 लगाओगे तो आपका ये π/16 d क्यू निकल के आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 8m/t निकल करके आएगा। और अगर मैं केवल m और t रखता तो हमारा आंसर कितना होता, 2m/t, जो पहले ही हमने एक दिन क्वेश्चन सॉल्व किया है, कुछ दिन पहले ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, 2m/t निकल करके आ रहा था, तो वो हमारी कहानी निकल के आती। तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 8m/t निकल करके आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, 7th की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8th की बात करो, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। सॉइल लेयर जो है वो सराउंडेड है, सराउंडिंग अ पोर्शन ऑफ द पाइल शाफ्ट सेटल मोर देन द पाइल। देखो ये सॉइल है, ये पाइल है, अगर सराउंडिंग का जो पाइल के सराउंडिंग में जो सॉइल है वो पाइल के सेटलमेंट से ज्यादा सेटल हो जाएगी, पाइल सेटल हुआ, यहां से पाइल सेटल हुआ और पाइल के सेटलमेंट से ज्यादा सेटल हो गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में पाइल पर क्या लगेगा, निगेटिव फ्रिक्शन काम करने लगता है। क्या काम करने लगता है, निगेटिव फ्रिक्शन काम करने लगता है, और निगेटिव फ्रिक्शन के कारण पाइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 8th की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। 9th की बात करोगे फटाफट से, 9th की बात करो फटाफट से, बताओ आंसर क्या होगा। 9th की बात करो फटाफट से, आंसर बताओ, कौन बताएगा। मोस्ट सुटेबल सैंपलर फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले इज, सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले, सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, तो ध्यान रखो सॉफ्ट एंड सेंसिटिव की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले के लिए जो हमारा मोस्ट सुटेबल सैंपलर होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर निकल करके आता है। कितना होता है, स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर यहां पर निकल करके आता है। अब तो मुझे एक बात बताना, समझो बात को, यहां पर 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको, समझो बात को, यहां पर क्या होगा, अगर तुम मुझे एक बात बताओगे तो जो हमारा जो स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर होता है, इससे जो होता है अनडिस्टर्ब के आसपास का सैंपल मिलता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अनडिस्टर्ब सैंपल मिलता है। बट एग्जैक्टली प्रैक्टिकली देखें तो अनडिस्टर्ब सैंपल लेना पॉसिबल क्या, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली एग्जैक्टली अनडिस्टर्ब सैंपल लेना पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करेंगे कंडीशन, स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर, ये किसके लिए यूज होता है, ये एसपीपी, अगर हम कहें एसपीटी, अगर हम कहें स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एसपीटी टेस्ट हम करते हैं, एसपीटी के लिए हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर को हम यहां पर यूज कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर को यूज करते हैं। ठीक है, ओपन ड्राइव थिन वॉल सैंपलर और रोटरी सैंपलर, रोटरी सैंपलर जनरली हम बात करते हैं जब सॉइल को डिस्टर्ब सैंपल को लेना पड़ेगा, तो डिस्टर्ब सैंपल के केस में रोटरी सैंपलर हम यूज कर रहे होते हैं, जनरली सैचुरेटेड क्ले के केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 9th के लिए हम बात करें तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि जो स्टेशनरी पिस्टल सैंपलर होता है वो अनडिस्टर्ब सैंपल को सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर स्प्लिट स्पून सैंपलर की बात करें तो एसपीटी टेस्ट के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं, तो हम बात करें एसपीटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं। ओपन ड्राइव थिन वॉल्ड सैंपलर की बात करें तो अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ क्ले, केवल क्ले सॉइल का अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और रोटरी सैंपलर को यूज करते हैं बल्क सैंपल ऑफ लार्जर साइज सच एज स्टिफ सॉइल और स्टोन। तो स्टिफ सॉइल और स्टोन के केस में हम क्या यूज करते हैं, स्टिफ सॉइल और स्टोन के यूज में हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर हमारा रोटरी सैंपलर यूज करते हैं। तो 9th में हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसके लिए एक शेयर और एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, बनता है, बिल्कुल बनता है। चलो ठीक है, 10th नंबर, अबे आंसर रिलीज हो गया, ले, अरे यार ये तो आंसर लीक हो गया। फिर भी तुम बताओ, अभी भी कई लोग गलत दे सकते हैं जिनका ध्यान स्क्रीन पे नहीं था, जिनका ध्यान सुबह के नाश्ते में होगा, वो हो सकता है कि गलत दे सकते हैं, है ना। चलिएगा बताइएगा, कंटिंजेंसी फंड जनरली फॉर्म्स, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। कंटिंजेंसी फंड की बात करें जनरली फॉर्म्स, अगर देखो कंटिंजेंसी की बात करें, कंटिंजेंसी अलग होता है, कंटिंजेंसी फंड जो होता है आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि मतलब इस कंटिंजेंसी की कंडीशन को हैंडल करने के लिए कितना फंड लेंगे। ठीक है, तो वो फंड जो सैंक्शन किया जाता है वो लगभग कितना 3 से लेकर के 5% तक सैंक्शन किया जाता है, कितना 3 से 5% तक एस्टिमेटेड कॉस्ट का हम बात करते हैं, यहां पर सैंक्शंस कर रहे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। 11 नंबर का आंसर दो, appropriate percentage of water in सीवेज, इन सीवेजेस, सबको पता है इसका आंसर, सभी को पता है या नहीं, यस और नो, बात करेंगे, सभी को पता है सर इसका आंसर क्या होगा,
ध्यान रखो, अपने अपने कोर्सेज को एनरोल कर लो, वैभव कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो जो डिस्काउंट कूपन है उसका नाम क्या है, वैभव। तो वैभव कोड के साथ आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, वैभव कोड के साथ आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले आप अपने कोड अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर। तो हम बात करते हैं कोड फॉर डिस्काउंट, यहाँ पर निकल करके आएगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट की बात करेंगे, आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। चलो अप्रोप्रिएट की बात करेंगे। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट जो निकल के आता है वो कितना होता है, 99.90% निकल करके आएगा। कितना, 99.90% निकल करके आएगा। 99 पॉइंट हम बात करेंगे, 90% की बात करेंगे, यहां पर निकल करके आ जाएगा। तो 11th की बात करेंगे, यहां पर राइट आंसर। अब एक्सप्लेनेशन देखो इसका, ठीक है। सीवेज कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली ऑफ वाटर एंड यूजुअली कंटेन्स लेस देन 1 पार्ट ऑफ सॉलिड मैटर पर 1000 पार्ट। 1 पार्ट रखता है पर 1000 पार्ट रख रहा होता है, 1 पार्ट पर 1000 पार्ट ऑफ द वाटर। वाटर का 1000 पार्ट, इसका 1 पार्ट कितना परसेंटेज हो गया वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वन कैन से दैट सीवेज इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 99.9% प्योर वाटर एंड द रिमेनिंग 0.1% आर सॉलिड्स which can be in the form of either dissolved solid or suspended solid। dissolved solid के फॉर्म में हो सकते हैं और suspended solid। तो 11th नंबर का आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। चलिए 12th नंबर का आंसर बता दीजिएगा फटाफट से देवियों सज्जनों, 12th नंबर का आंसर बताओ। और डेली सुबह 10 बजे जुड़ जाना है, ध्यान रखना है, डेली सुबह 10 बजे, ध्यान से, ठीक है, बिना सोचे समझे। चलो, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल। देखो पर क्विंटल जो लिया जाएगा वो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए लिया जाता है जिनको ग्रेविमेट्रिक फॉर्म में लेते हैं। ग्रेविमेट्रिक मतलब वेट के फॉर्म में। एक होता है लीनियर मेजरमेंट पर मीटर होगा, एरियल मेजरमेंट जो होगा स्क्वायर मीटर होगा, अगर क्यूबिकल मेजरमेंट होगा या वॉल्यूमेट्रिक होगा तो हम बात करें मीटर क्यूब होगा। अगर मैं बात करूंगा कुछ नंबर्स में भी लेते हैं और कुछ ग्रेविमेट्रिक मतलब जिनको हम इन सभी में मेजर नहीं कर पाएंगे उनको ग्रेविमेट्रिक में करते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक मतलब पर क्विंटल। और पर क्विंटल की बात करें तो रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क, आरसीसी वर्क का जो रेनफोर्समेंट होगा उसको जनरली पर क्विंटल में लेते हैं। अगर हम कोलेप्सिबल गेट विथ रेल्स की बात करें, अगर मैं बात करूंगा रोलिंग शटर्स की, तो एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग की, इनको किसमें लिया जाता है, ध्यान बताओ, जल्दी से बताओ, इनको किसमें लिया जा रहा होता है, इनको किसमें लिया जा रहा था, जल्दी कमेंट करो। करो यार, एनर्जी बनी रहनी चाहिए यार, वो एनर्जी वो फ्लो बना के रखो। कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी, अगर सिलेक्शन चाहिए है तो कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और मैं भी यही चीज आपको सिखा रहा हूं भैया, कंसिस्टेंसी। मैं भी कंसिस्टेंट हूं ना, चाहे कैसे भी हूं, कंसिस्टेंट हूं आपके लिए, तो बस वही करना है। तो हम आते हैं, क्या होगा, इनको जनरली हम बात करते हैं स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, जनरली इनको किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर कर लिया जाता है। तो 12 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो देखो यहां पर रोल्ड स्टील, अगर हम आगे कौन कौन से आइटम को पर क्विंटल मेजर करते हैं वो यहां पर बता दिया गया है कि रोल्ड स्टील जॉइस्ट होंगे उनको करेंगे, अगर चैनल सेक्शन है, एंगल है, फ्लैट्स हैं, इस तरीके से ये बात करेंगे। दूसरा स्टील रेनफोर्समेंट वार है, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क है, उसमें भी हम बात करें पर क्विंटल कर सकते हैं। बाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट है, बिल्कुल कर सकते हैं। हम बात करें फैब्रिकेशन एंड होइस्टिंग ऑफ स्टील वर्क, ये सारे हम किसमें करते हैं, पर क्विंटल बेसिस पर मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो 12 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 13 नंबर का आंसर बताओ फटाफट से। अभी 2 दिन पहले सीमेंट का एक क्वेश्चन करवाया था शाम वाले सेशन में, वही सेशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने सारे प्रोपोर्शन बताए थे, एक्सेस में क्या होगा, अगर कमी होगी तो क्या होगा, सब कुछ बताया था। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका। तो पिकअप द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के केमिकल इंग्रेडिएंट्स का सही ऑप्शन से बताइएगा, क्या होगा, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, लाइम होता है, फिर होता है सिलिका, फिर होता है एल्यूमिना। तो देखो यहाँ पर सिलिका सबसे ज्यादा दिया, खत्म खेल। यहाँ पर क्या है, लाइम दिया है, सिलिका दिया है, फिर आयरन ऑक्साइड दे दिया, तो ये भी क्या हो गया, खत्म खेल हो गया। आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब इसके बारे में कितना किसका परसेंटेज होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर लाइम का परसेंटेज जो होगा वो 62 से 65 होगा। अगर सिलिका की बात करें तो 17 से 25% जनरली होता है। एल्यूमिना 3 से 8% होता है। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो आपका 3 to 4% होता है। मैग्नीशिया 1 से 3% होता है। और हम बात करें एल्कली जनरली
लेस देन 1% लेकर के चल रहे होते हैं। कितना? लेस देन जनरली 1%। अगर इनका एक्सेस होगा तो क्या पैरामीटर होंगे, अगर विद इन लिमिट होंगे तो क्या पैरामीटर होंगे, क्या कंडीशन देंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल वैभव सर सुपर कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत शानदार होते हैं, वो अपनी नोटबुक में मेंशन कर लिया करो। तो जब रिवीजन करो अच्छे क्वेश्चंस का, तो वो क्वेश्चन भी साथ में आपके क्या होना चाहिए, रिवाइज होने चाहिए। वो क्वेश्चन भी जैसे कंसेप्ट जो बनाते हैं वो क्वेश्चन भी वहां पे साथ साथ क्या होने चाहिए, रिवाइज होकर के आने चाहिए। वो क्वेश्चन भी साथ साथ क्या होने चाहिए, रिवाइज होकर के आने। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये कंडीशन निकल करके आ रही होती है। ठीक है, तो 13 नंबर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर ये होगा। ठीक है, चलो 14 नंबर का आंसर बता दो फटाफट से। 14 नंबर का आंसर बताओ फटाफट से। जल्दी बताओ। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार शोन इन द फिगर बिलो इंट्रोड्यूस। बिलो नहीं है भैया, ये साइड में है। तो देखो, ऊपर और नीचे से फोर्स ऐसा लग रहा है कि बार को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बार को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव फोर्स। और अगर बाहर की साइड खींचने की कोशिश करता, बाहर की साइड खींचने की कोशिश करता, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स। शेयर फोर्स कब होता, जब हम बात करते हैं पैरेलल टू द सरफेस, ये हमारा एक सरफेस है, दूसरा सरफेस है, इन सरफेस के पैरेलली यहां पर फोर्स लगता, पैरेलल टू द सरफेस हमारा फोर्स लगता, तो वो क्या होता, वो शेयर फोर्स निकल करके आ जाता। तो ये क्या कंडीशन होती, ये शेयर की कंडीशन निकल करके आ जाती। तो शेयर की कंडीशन निकल के आती, तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का आंसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा फटाफट से, फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो, A plot length 60 मीटर इंटू 20 मीटर इज मेजर्ड बाय अ स्टील टेप। स्टील टेप से मेजर किया गया है। ठीक है, इफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ लेंथ एंड विड्थ मेजरमेंट इज टेकन एज प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, कैसे, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, एंड देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एरिया ऑफ द प्लॉट विल बी। तो एरर का, थ्योरी ऑफ एरर का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड एरर निकालना है, तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा E1, अगर मैं बात करूंगा DA बाई DL प्लस E2, हम बात करेंगे DA बाई DB निकल करके आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने बात की है, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, और हम बात करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। तो डीए बाई ए की वैल्यू निकालो, ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी होगा। एल की वैल्यू मान लो 60 मीटर है और बी की वैल्यू कितना है, 20 मीटर मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो मैंने डीए बाई डीबी निकाला, समझो डीए बाई डीएल निकाला, तो डीए बाई डीएल कितना होना चाहिए, तो डीए बाई डीएल बी होना चाहिए। और डीए बाई डीबी निकाला, तो डीए बाई डीबी कितना होना चाहिए, वो एल निकल करके आना चाहिए। डिफरेंशिएशन कर दिया या नहीं, बस रख दो वैल्यू। E1 और E2 क्या है, अगर हमने बोला तो ये विड्थ में एरर है, और ये क्या है, ये लेंथ में एरर निकल करके आई। दोनों में एरर कितना है, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर है। दोनों में ही एरर कितना है, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। तो फटाफट से कैलकुलेट करके बताइएगा कितना आ रहा है आंसर। फटाफट से कैलकुलेट करके बताइएगा कितना आ रहा है आंसर। फटाफट से कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा आंसर क्या आ रहा है। तो यदि मैं आंसर निकालना चाहूं तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ कितना, 1। अगर हम बात करें तो डीए इंटू डीबी, डीबी की बात करें तो यहां पर क्या होगा, डीए इंटू डीएल, क्या होगा, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू रख दो, कितना होगा, बिट्स होगा 20, हमने बात किया स्क्वायर, प्लस कितना कर लिया हमने, इसको 1 सेंटीमीटर फिर से रखा। अगर ये मीटर में है तो ध्यान देना, इसको मीटर में है तो कितना, 1/100 रखना बेटा, 1/100 रखना, गलती मत करना। 0.01 इंटू कितना, 20 रख देना यहां पर, इसका स्क्वायर करना, प्लस 0.01 इंटू कितना करना, 60 करना, और 60 का स्क्वायर कर देना, 60 का क्या कर देना, स्क्वायर। और जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो बताओ आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। क्या आंसर 0 प्लस माइनस 0.632 मीटर स्क्वायर निकल करके आ रहा है या नहीं, 0.632 मीटर स्क्वायर निकल करके आ रहा है या नहीं, हाँ या ना बोलो जल्दी से फटाफट से। 0.6
मीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है। बिल्कुल सर, 0.632 मीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर। तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन एरर पे। तो ये ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो कई बार एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन का डीडीए कई बार उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ईए हमने जो एरर निकाली है वो किस तरीके से निकाली है, यहां हमने चेक किया या नहीं, यस और नो। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर प्रैक्टिस सेशन जरूरी है और प्रैक्टिस सेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे डेली जुड़ जाना है आपको यहाँ पर। ठीक है, सुबह 10 बजे कोशिश करना है कि डेली आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे और अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। कोई भी अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंस होंगे तो रिजल्ट मिलना चालू होते हैं। फिर अगर आप गैप कर देंगे, फिर से लेजी हो जाएंगे, फिर उसी चीज को अचीव करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है यार। उसी चीजों को अचीव करने के लिए टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। बाकी आपका टेलीग्राम चैनल है, मैं कनेक्टेड हूं आपसे वहां पर, बिल्कुल ठीक है। चलिए 16 की बात करेंगे फटाफट से। 16 नंबर का आंसर बताओ फटाफट से। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताओ क्या होगा। करेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी से बताओ करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट की बात करो फटाफट से, क्या होगा। तो देखो क्या बोल रहा है, इन अ लोडेड बीम द मूवमेंट एट विच फर्स्ट यील्ड अकर्स इज कॉल्ड एज द यील्ड मूवमेंट। जिस पर फर्स्ट यील्ड आएगा उसको क्या बोलेंगे, यील्ड मूवमेंट बोला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उसको यील्ड मूवमेंट ही बोल रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा, इन अ लोडेड बीम द मूवमेंट एट विच द एंटायर सेक्शन ऑफ द बीम बिकम्स फुल्ली प्लास्टिक। क्या हो जाता है, फुल्ली प्लास्टिक हो जाता है। उसको क्या बोला जाएगा, प्लास्टिक मूवमेंट बोला जाएगा। बिल्कुल, जहां पर फुल्ली प्लास्टिक होगा उसको प्लास्टिक मूवमेंट बोल दिया जाएगा। और इन अ फुल्ली प्लास्टिक स्टेज ऑफ बीम द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड्स द सेक्शन इन टू सेक्शंस ऑफ इक्वल एरिया। बिल्कुल, हम बात करें दो इक्वल एरिया सेक्शन में डिवाइड करता है, ये भी सही हो जाता है। तो बिल्कुल सही हो गया है। और अगर तीनों सही हो गए तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही आंसर निकल के आएगा, जिसमें बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। हमारे जितने भी ऑप्शंस दिए गए वो सारे के सारे क्या है, करेक्ट निकल करके आ रहे हैं। सारे के सारे करेक्ट आंसर निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा 17 का आंसर बताओ फटाफट से, जल्दी। 17 का आंसर कौन बताएगा। बहुत बढ़िया। अगर देखो क्या बोल रहा है, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेंथ। तो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेंथ। और शेयर स्ट्रेंथ को हमने कैसे लिया था, हमने बात किया डी थीटा बाई डी टी। अगर हम बात करें डी थीटा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और इसी को किसके बराबर लिखा था, इसी को लिखा था वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर लिखा था। हम बात करें वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर लिखते हैं। और ये किसकी कंडीशन होती है, न्यूटोनियन। तो न्यूटोनियन तो यहाँ आंसर है नहीं है। तो क्या होगा, रियल फ्लूइड भी हम बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड निकल के आता है। रियल फ्लूइड क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो हमारा राइट ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए 18 का आंसर। भाई ये वाला क्वेश्चन कई बार बता चुका हूं तुम लोगों को, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा। बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दूंगा, गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से पढ़ो और आंसर दो, ध्यान से पढ़ो और आंसर दो। Which of the following regarding side face reinforcement in the beam is true? साइड फेस रेनफोर्समेंट के रिगार्डिंग कौन सा सत्य कथन है, तो निकालना है, ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। देखो पहला पढ़ते हैं, पहला, इट इज प्रोवाइडेड इफ डेप्थ ऑफ द बीम इज ग्रेटर देन 750 mm। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें द बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, टॉर्शन पर सब्जेक्टेड नहीं होता है, तो 750 mm से ज्यादा होने पर ही हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरा, इट इज प्रोवाइडेड इफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन एंड डेप्थ इज ग्रेटर देन 450। डेप्थ क्या होगा, 450 से ज्यादा होगा और बीम कहां है, टॉर्शन पर सब्जेक्टेड है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया है। तीसरा, इट इज प्रोवाइडेड एज द मिनिमम ऑफ 0.1% ऑफ द वेव एरिया ऑफ द बीम। तो बीम के वेव एरिया का 0.1% लेकर के चलते हैं और ये भी क्या हो गया है, सही स्टेटमेंट हो गया है। तो चौथा क्या बोला है, इट इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द लेटरल बकलिंग। लेटरल बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो चारों के चारों सही हो गए। कोई पलटेगा क्या, ऐसा कोई जो पलटने वाला है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन चाहिए था ना, स्टेटमेंट वाला है ना, तो पलटेगा कोई नहीं, पलट रहा। चलो ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर 1 2 3 एंड 4 जो होगा
वो हमारा राइट ऑप्शन निकल करके आ गया। तो 1 2 3 एंड 4 की बात करेंगे राइट ऑप्शन, तो 18 नंबर की बात करेंगे राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। 19 की बात करो फटाफट से, एक और प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, आ सकता है ऐसा, बिल्कुल आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। 19 की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। बोला था द सेकंड थ्योरम ऑफ कास्टिग्लियानो स्टेट्स दैट इन अ बीम और अ ट्रस सब्जेक्टेड टू द लोड सिस्टम पे सब्जेक्टेड है, तो डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट बाय, तो डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स, विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स। तो बताओ एक्स क्या कहा जाता है यहां, फिर एक्स आ गया, लो, तो हम बात करेंगे एक्स क्या कहा जाता है। एक्स जो कहा जाता है, एक्स कहा जाता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी, और ये क्या होती है, कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। अगर हम बात करें सेकंड थ्योरम निकल के आती है। फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, अगर हम बात करें डेल यू बाई डेल पी, डेल पी डेल डेल डेल्टा, तो हम डेल यू बाई डेल डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, लोड निकल के आता है। ये कौन सी होती है, ये फर्स्ट थ्योरम निकल करके आ रही होती है। ये कौन सी होती है, फर्स्ट थ्योरम निकल के। ये तो डिफ्लेक्शन है, अगर रोटेशन निकालना हो तो मूवमेंट आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, रोटेशन निकालना होता है तो हमारा मूवमेंट का भी इक्वेशन हम यहां पर लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल हम इस तरीके से भी यहां पर लिखा जा सकता है। तो हमारा ये आंसर निकल करके आता है, हमारा 19 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर का आंसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ट्रेपेजोइडल रूल लगाना है। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, कैलकुलेट कीजिएगा क्या होगा आंसर, आंसर कैलकुलेट करो फटाफट से। आंसर कैलकुलेट कीजिएगा फटाफट से। द वॉल्यूम कंटेंट इन अ रेलवे एम्बैंकमेंट ऑफ 150 मीटर, 150 मीटर का टोटल रेलवे एम्बैंकमेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 30 मीटर इंटरवल पे दे दिए गए, मतलब डी की वैल्यू जो है वो 30 मीटर इंटरवल पे दे दिया गया है। अगर देखें तो यहां पर क्या है, एरिया A1 एरिया है, A2 एरिया है, A3 एरिया है, A4 एरिया है, A5 एरिया है, और हम बात करेंगे A6 एरिया निकल करके आता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू dy2 इंटू A1 प्लस A6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 निकल करके आ जाएगा। बस ये वैल्यू रखना है, तो हमने वैल्यू रखी 30/2, हमने बात किया पहला 30 प्लस कितना 36, प्लस हमने बात किया 2 टाइम्स ऑफ 60 प्लस 65 प्लस 60 प्लस 40 निकल करके आएगा। और अगर मैंने ये कर दिया है तो आंसर कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे कैलकुलेट करके, कोई कैलकुलेट करके बताएगा मेरे बच्चे, कोई तो बता दो, चलो कोई बता रहा है, चलो कितना आ रहा है, 7740 निकल कर आएगा, कितना 7740 मीटर क्यूब निकल करके आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, बस मेथड यही लगने वाला है। अगर सिम्पसन रूल होता तो सिम्पसन रूल लगा देते, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता, ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट चाहिए पड़ते। क्या यहाँ पर ऑड नंबर है, नहीं, फिर हमें ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट क्या करना पड़ता, जनरेट करना पड़ता, तब जाकर के हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाते सिम्पसन रूल का। ऑड नंबर ऑफ हम बात करते हैं जनरेट करना, मान लीजिए दो दिए गए हैं, दो के बीच में तीसरा हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से तीसरा जो हमें है वो जनरेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर ये निकल करके आता है, यही हमारा पैरामीटर निकल के आता है। ठीक है, चलो 21 नंबर का आंसर क्या होगा, चलो द लेंथ ऑफ द ओवरलैंड फ्लो फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट टू द माउथ ऑफ ड्रेन इज 13.58 किलोमीटर, कितना 13.58 किलोमीटर, एंड द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट एंड द ड्रेन माउथ इज 10 मीटर। तो बताओ इनलेट टाइम कितना होगा, इनलेट टाइम कितना होगा, ये हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन एक तरीके से, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, चलो फॉर्मूला लिखो फटाफट से, क्या होगा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला लिख के बताएगा फटाफट से, फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो टी जो टाइम निकाल के लाते हैं वो टी, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा फॉर्मूला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो कितना होगा 0.885 इंटू कितना एल की पावर 3 अपॉन कितना एच की होल पावर 0.385 निकल करके आता है, कितना 0.385।
और जो एल होगा वो किलोमीटर में ही रखना है आपको। एल क्या है, लेंथ है, जो किसमें रखना है, किलोमीटर में ही रखना है। तो किलोमीटर में कितना रखोगे, 13.58 रखोगे, इसकी पावर 3 रखोगे। अपॉन एच की बात करें तो एच हमारा मीटर में रखा जाएगा, सॉरी एच मीटर में रखा जाएगा, ड्रेन माउथ तो हमारा 10 मीटर होगा, और इसकी पावर कितना 0.385। तो ये अप्रोक्सीमेट जो होगा वो 7.99 आवर्स निकल करके आता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली कितना बोल देंगे हम, 8 आवर्स बोल दिया जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली कितना बोल दिया जाएगा, 8 आवर। अब कोई सोच रहा होगा सर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो कैसे करेंगे ये कैलकुलेशन। बेटा अगर ये कैलकुलेशन पूछी गई तब तो करना है, और नहीं पूछी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। एल किस में है, किलोमीटर में, ये पूछा जा सकता है। एच मीटर में है। और अगर हमने बात की तो यहां पर कुछ ऐसा पैरामीटर दे दिया बना करके कि कुछ ऐसा पैरामीटर दे जिसकी पावर 0.385 का यहां पर दिया, गिवन दिस वन इज द पावर 0.385, तो हम आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू किस यूनिट में रखनी है ये पता होना चाहिए, इससे हमारा चीजें आसान हो जाती हैं। इससे हमारी चीजें क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो हमारी चीजें आसान हो जाती है, इसलिए उन चीजों को आसान ही करना है। ठीक है, चलो 22 नंबर का आंसर, और 22 नंबर का आंसर सभी लोग होमवर्क क्वेश्चंस में देने वाले हैं। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन में और कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर देंगे, इसका आंसर क्या निकल करके आएगा। होमवर्क क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर देंगे, क्या आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एई जेई का कंप्लीट सिलेबस मिलता है। मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। एई जेई कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो इस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे जाने पे आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ये ओपन हो जाता है, और इसमें आपको एसएससी का लाइव बैच मेरा मिल रहा है, जो लाइव बैच है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, लाइव बैच मिल रहा है, जेईई का बैच मिल रहा है, ईएमआई पर कॉस्ट अवेलेबल है। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कूपन अप्लाई कर देना है, टेस्ट सीरीज है, सभी कुछ है, तो यहाँ पर जाकर के आपको कूपन अप्लाई करना है। और कूपन क्या अप्लाई करेंगे, वैभव कोड अप्लाई करेंगे, तो आपका जो भी प्राइस होगा उसमें अप टू 90% तक का ऑफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैभव कोड को अप्लाई करने पे। और अगर हम बात करें तो वैभव सर सुपर कोचिंग हमारा टेलीग्राम चैनल है। वैभव, अगर हम बात करें वैभव सर सुपर कोचिंग टेलीग्राम चैनल है, तो ये टेलीग्राम चैनल सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके गाइस, कैसा लगा सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में, रूबरू होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस।